हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास 11th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 13 महासागरीय जल को डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि यहाँ से जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो यूपीएससी में या फिर स्टेट पीसीएस में स्टेटमेंट टाइप के आते हैं। तो आप इस चैप्टर को पूरे अंत तक देखिए। और इस कोर्स का एक सबसे बड़ा खासियत ये है कि इसमें वो कोई भी चीजें डिस्कस नहीं की जाती हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं होंगे। केवल वही चीजें आपको बताई जाती है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। अगर आप देखें तो पृथ्वी पर आप तभी संभव हो सकता है आपका जीवन जब यहाँ पे वायु और जल अवेलेबल होगा। ये दो चीजें पृथ्वी पर हर एक चीज को संभव कर सकती है, वायु और जल। क्योंकि जल होंगे तभी कृषि होगी, वायु होगी तभी आसानी से जो है वो वायुमंडल के कारण ही जो है वो पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके फिर भोजन बनाएंगे और इस पृथ्वी पे जीवित रह सकते हैं। और इसके लिए उनको जल की भी आवश्यकता होती है। तो हर एक चीज वायु के बाद अगर जिंदगी संभव हो पाती है तो वो केवल जल के कारण हो पाती है। तो इस कारण से हम लोग बिल्कुल बहुत ज्यादा लकी लोग हैं जिसको पृथ्वी पे पहले तो जन्म मिला है, और दूसरी बात जन्म मिलने के साथ साथ हमें वायु और जल दोनों मिला है। इसके बाद अगर आप आइएगा तो अपने पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे पानी अवेलेबल है। और पानी अवेलेबल होने के कारण जब आप इसको अंतरिक्ष से देखिएगा तो बिल्कुल जिस तरीके का आपका हाइलाइटर है बिल्कुल उसी तरीके का आपको आपका पृथ्वी दिखाई देगा। जल की अगर बात करें तो ये नवीकरणीय संसाधन तो जरूर है, ये आपके नवीकरणीय संसाधन तो जरूर है, लेकिन इसके साथ आप एक वर्ड लगा दीजिए जो होता है सीमित। तो ये आपका जल जो होगा वो सीमित नवीकरणीय संसाधन के रूप में गिना जाएगा। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो पृथ्वी पर जल की का वितरण असमान है, क्योंकि अगर आप दक्षिण वाले एरिया में और पश्चिम वाले एरिया में जाइएगा तो यहाँ अगर पृथ्वी को आप कुछ इस तरीके से एनालाइज करते हैं तो ये वाला एरिया आपका उत्तर का हो जाएगा, ये दक्षिण का हो जाएगा, ये पूर्व का हो जाएगा और ये पश्चिम का हो जाएगा। पश्चिम वाले एरिया में अगर आप राजस्थान वाले एरिया में कुछ यहाँ पे राजस्थान है अपना, यहाँ पे अगर राजस्थान को देखिएगा तो यहाँ पानी की बहुत ज्यादा कमी आपको देखने को मिलेगी। सेम चीज अगर उत्तर वाले एरिया में अगर जाइएगा तो वहां पे आपको पानी जो है वो कठोर रूप में देखने को मिलेगी। पूर्वी वाले एरिया का कुछ भाग यहाँ का होगा, यहाँ पे भी पानी आपको जो है वो कठोर मात्रा में देखने को मिलेगी। लेकिन बीच के सेंटर में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे पानी आपको लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेगी। तो इसका वितरण जो होता है वो बिल्कुल असमान होता है। ये चीजें आपको दिखाई गई। इसके बाद अगर आप आएंगे तो आपको कुछ ये देखना है कि इस सारणी में आपको ये बताने की कोशिश की गई हुई है कि यहाँ पे कितना आयतन होता है महासागरीय जल का, हिमानी का, स्टेपी का, झीलों का, ये सारे चीज को। बट यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं क्योंकि ये फैक्चुअल डाटा बहुत कम पूछे जाते हैं यूपीएससी और सारे एग्जाम में। बट जो इम्पोर्टेंट है केवल उसी को डिस्कस करेंगे। अगर पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल की बात करें तो उसमें 71% जो जल होता है, 71% जो जल है ये आपको महासागरों में पाया जाता है। और शेष वाला जो भाग होता है ये आपको भूमिगत जल और फिर हिमानियों और फॉर्म में आपको ये जल की मात्रा देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगर देखें तो पृथ्वी पर नवीकरणीय योग्य जल निश्चित मात्रा में होती है, क्योंकि अगर आप भूमिगत जल जिसको हम लोग भौम जल बोलते हैं ये आपके सीमित मात्रा में होती है। और जैसे जैसे आप पृथ्वी को गंदा करते जा रहे हैं इसका जो क्वालिटी है वो बिल्कुल लो होते जा रहा है। और आपको जो है वो आर्सेनिक वाला पानी बहुत आसानी से अवेलेबल हो पा रहा है, जिसके कारण आपको किडनी से लेकर के अलग तरीके के प्रॉब्लम देखने को मिल जाएंगी। अगर और हम थोड़ा सा डिस्कस करें इसके ऊपर महासागरीय अधस्थल या उच्चवाच की, तो महासागर जो है वो पृथ्वी के ऊपरी परत में बृहत गर्तों में स्थित होता है। और महासागरीय बेसिन की प्रकृति एवं उनकी आकृति के अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। लेकिन अगर आप पूरे इस तरीके से देखते हैं एक महासागर को तो यहाँ वाला पोर्शन जो होता है इसमें आपको अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी। और सेम चीज को महासागरों को जो है वो पांच भागों में बांट दिया गया हुआ है। 5 भागों में बांट दिया गया हुआ है, जिसमें प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर एवं अटलांटिक महासागर। इन चीजों को जो है इन जो महासागरों जो है इसको बांटा गया हुआ है 5 भागों में, और इसी में छोटे छोटे भागों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप पृथ्वी और महासागरों के गर्त को देखिएगा
तो इसकी जो यहाँ पे अगर भू प्रॉपर्टी की बात करें, यहाँ पे तो महासागर की भू प्रॉपर्टी सबसे नीचे आपको देखने को मिल जाएगी। ये बृहद बृहद तरीके के गर्तों से मिलकर के बनी हुई है, इसमें पर्वत की श्रृंखलाएं हैं जो आपको देखने को मिल जाएगी। और सेम चीजें महासागरीय अधस्थल के विभाजन में भी होता है, क्योंकि इस तरीके के जो आपको स्ट्रक्चर देखते हैं इसका विभाजन किया गया हुआ है, जिसको महाद्वीपीय शेल्फ बोला जाता है, महाद्वीपीय ढाल बोला जाता है, गहरे चौड़ी मैदान बोला जाता है और महासागरीय गंभीर बोला जाता है। इसी को आसानी से पहले डिस्कस करते हैं कि महासागरीय शेल्फ किसको बोला जाता है। तो महासागरीय शेल्फ जो है वो प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है, जो अपेक्षाकृत उछले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरी हुई होती है। यह महासागर के सबसे उथला भाग होता है, जिसका औसत प्रवणता 1 डिग्री या इससे कम होता है। अब इस स्ट्रक्चर में आपको महासागरीय शेल्फ देखने को मिल जाएगी, जो ये वाला पोर्शन है, ये महासागरीय शेल्फ है और ये जो है यहाँ से ये महासागरीय गर्त हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद अगर हम लोग देखें तो और चीजें जो इसमें डिस्कस करने लायक बचती है वो महासागरीय ढाल बचती है। तो महासागरीय ढाल जो होगा वो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये वाला पोर्शन जो होता है वो महासागरीय ढाल के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। चीजें यहाँ तक कि क्लियर है। इसके बाद महासागरीय गर्त जो है वो आपको इस स्ट्रक्चर में काफी बेसिक तौर पे दिखाया गया हुआ है, और इसको अगर एक बार आप डिस्कस ऐसे कीजिएगा तो महासागरीय गर्त सबसे गहरे भाग होते हैं और ये गर्त अपेक्षाकृत बड़े किनारों वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं और अपने चारों ओर महासागरीय तली की अपेक्षा में 3 से 4 मीटर तक गहरी होती है, किलोमीटर तक ये गहरी होती है। मतलब अगर ये महासागर है तो इसका जो पोर्शन होगा इसे 3 और 4 किलोमीटर तक और गहरा होगा, इसलिए इसको गर्त बोला जाता है। इसके बाद महासागरीय तापमान की बात करें तो उससे पहले हम लोग महासागरीय प्रवाल द्वीप की भी बात करेंगे, क्योंकि प्रवाल भित्ति आजकल के कोरल रीफ जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और प्रवाल द्वीप भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय महासागरों में ये पाए जाने वाले प्रवाल द्वीप होते हैं, जो उष्णकटिबंध में जो है वो आपको प्रवाल द्वीप देखने को मिल जाएंगे। और सेम पोर्शन आपको यहाँ पे इंडिया के लिए देखने को मिल जाएगा, जो अंडमान और निकोबार द्वीप का समूह है यहाँ पे। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो अगर देखें इंडिया को तो कुछ इस तरीके से अपना इंडिया यहाँ पे प्यारा भारत है। अगर इस तरीके से आप देखिएगा इस वाले पोर्शन को, तो इसका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो होता है वो उष्णकटिबंधीय एरिया में आकर के मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे प्रवाल द्वीप आपको देखने को मिल जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक की बात है। इसके बाद अगर देखिएगा आप तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक को, तो इसमें भी अक्षांश और फिर स्थानों का जो है वो असमान वितरण, सनातन पवने और महासागरीय धाराएं, ये सभी एक दूसरे को जो है वो कहीं ना कहीं से जो है वो तापमान को वितरित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले अगर अक्षांश की बात करें तो ध्रुवों की ओर प्रवेशी सौर्य किरणों की मात्रा घटती जाती है। पृथ्वी अगर यहाँ है तो ध्रुव की तरफ यहाँ से अगर सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो ये घटते हुए चला जाएगा। इस कारण से यहाँ का जो तापमान होगा यह बिल्कुल कम होता चला जाएगा। तो ध्रुवों की ओर जो है वो विषुवत वृत्त में ध्रुवों की ओर तापमान घटता हुआ चला जाता है। ये विषुवत वृत्त है यहाँ पे। तो इसके बाद से ये विषुवत रेखा है, यहाँ से जो है वो तापमान घटता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा ध्रुवों की तरफ। दूसरा, स्थल का असमान वितरण जो होता है, तो उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागर की अपेक्षा स्थल के बहुत बड़े भाग से जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त कर पाते हैं। यह चीजें क्लियर है। सनातन पवने जो है वो गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं की बात करता है, और महासागरीय धाराएं जो होता है ये भी कहीं ना कहीं से महासागर के जो तापमान है उसको कम और ज्यादा करने में अहम भूमिका निभाती है। जैसे कि गल्फ स्ट्रीम की अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को बढ़ा देती है, क्योंकि ये जो गल्फ स्ट्रीम धारा है ये गर्म धाराएं हैं, और लेब्राडोर की जो धारा है ये ठंडी धारा है, जो उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी के नजदीक का जो तापमान है उसको ये कम कर देता है। ये चीजें हैं और इसको आप बिल्कुल वीवीआई कर लीजिएगा, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है तापमान के ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज वितरण। तो यहाँ से आपके ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज वितरण का बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो महासागरीय जल के तापीय गहराई का पार्श्विक चित्र जो है वो दिखाया गया हुआ है, और इसमें तापमान कैसे घटता और बढ़ता है ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर देखिएगा तो वह सीमा जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसको प्रवणता कहा जाता है। ये वाला पोर्शन जो होगा वो ताप प्रवणता होगा, क्योंकि आप 500 से 1000 मीटर के नीचे जैसे ही जाते हैं तापमान बिल्कुल कम होता चला जाता है। तो ये वाला पोर्शन जो होगा ये आपका प्रवणता कहलाएगा। इसके बाद अगर आप आइएगा तो जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे
महासागर में ताप प्रवणता जो है, जिसको थर्मोक्लाइन के नाम से जाना जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस के पास आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? और जो इम्पोर्टेंट चीजें हमें इस चैप्टर से डिस्कस करने हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि इसकी जो थर्मोक्लाइन की जो मोटाई होती है वो 500 से 1000 मीटर होती है। ये 500 से 1000 मीटर के पास होती है, जहाँ पे असमान मात्रा में तापमान जो है वो आप जैसे ही महासागर के नीचे जाइएगा कम होता चला जाएगा, कहीं कहीं पे ये 0 डिग्री के पास भी चला आता है। ये चीजें डिस्कस कराई गई थी आपको यहाँ पे जो जानने थे आपको। और महासागरीय जल की लवणता की अगर बात करें तो लवणता का मतलब यही होता है कि जल में जो है वो घुले हुए नमक की मात्रा जो है वो लवणता कहलाता है। और महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो ये 4 कारक है, जिसमें महासागरों की सतह के जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण एवं वर्षण को प्रभावित करती है। साथ में तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की प्रवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने एवं पिघलने की प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभावित होती है। और पावन भी है जो है वो जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करके लवणता को प्रभावित कर देती है। और इसके साथ साथ महासागरीय धाराएं भी लवणता में भिन्नता उत्पन्न करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ये चीजें थी जो इस चैप्टर से आपको डिस्कस करने थे। इसके बाद जो है वो सबसे ज्यादा लवणता वाला अगर बात करें क्षेत्र तो अमृत सागर है, जिसमें 238। यहाँ पे जो एक वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, इसको आप देखिएगा, ये जो होता है प्रति हजार जो भाग होता है उसका पीपीटी इसको बोला जाता है। पीपीटी ये परसेंट जो होता है वो ये पीपीटी के रूप में जाना जाता है। तो ये जो है ये मृत सागर में 238 पीपीटी पाया जाता है लवणता। टर्की के वान झील में 230 जो है पीपीटी होता है और ग्रेट साल्ट में जो है वो 220 होता है। तो ये चीजें आपके डायरेक्ट प्री के फैक्टर्स हैं, जिसको आप प्री वाले में जोड़ लीजिएगा। और इस चैप्टर से आपको केवल इतना ही पढ़ना था, इसके बाद ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसको आप इस चैप्टर से पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो ये जो है ये क्लास 11th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 13 था जो महासागरीय जल था। तो ये था आज के वीडियो के लिए। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 14 के साथ। लेकिन इससे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि आज आपकी सपोर्ट की जरूरत है इस चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।